बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको कहा जाता है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एक पॉइंट रह गई है, उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं और फिर आगे जो है वो एंगुलर वेलोसिटी करते हैं बेटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बेटा जो पॉइंट रहती है एक, पहले उसको डिस्कस करते हैं बेटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप कह सकते हैं कि व्हेन बॉडी मूव्स इन सर्किल, then angular displacement of each particle is equal and is also equal to angular displacement of whole body. But linear displacement या लीनियर डिस्टेंस जिसको हम आर्क लेंथ कहते हैं ऑफ ईच पार्टिकल इज नॉट इक्वल। ठीक है, therefore in rotational motion angular displacement is considered as a fundamental physical quantity। देखिए बेटा, जो कोई भी बॉडी हो, जब वो सर्किल में रिवॉल्व करती है, जब उसकी रोटेशनल मोशन होती है, तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पार्टिकल्स बेटा। तो जब कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है तो उस बॉडी के हर एटम या मॉलिक्यूल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल होता है, जबकि सबका लीनियर जो डिस्टेंस होता है जिसको हम आर्क लेंथ कहते हैं वो डिफरेंट होती है। अब कैसे होती है देखें। सपोज करें आपके पास एक स्केल है बेटा, फुट स्केल आप कह लें कि ये हमारे पास एक स्केल है बेटा। ठीक है, ये आप कह लें कि बेटा ये हमारे पास एक स्केल है बेटा। ठीक है, अब इस स्केल के अंदर मैं दो पॉइंट्स बनाता हूं बेटा। ये एक एटम है जो पॉइंट ए पे पड़ा है, और ये एक और एटम है जो पॉइंट बी पे पड़ा है। ये फुट स्केल है, इसके दो मॉलिक्यूल्स को मैंने मार्क किया है। एक मॉलिक्यूल को मैंने ए कहा है और दूसरे मॉलिक्यूल को मैंने बी कहा है। ठीक है, ये आप कह लें कि दो एटम्स मैंने कंसीडर किए। तो इस फुट स्केल के दो एटम्स हैं, एक एटम पोजीशन ए पे पड़ा है और दूसरा एटम जो है वो पोजीशन बी पे पड़ा है। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो एटम पॉइंट ए पे है,
इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन आर ए कह लें, और जो एटम पोजीशन बी पे इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन आर बी कह लें। बॉडी वाइज सेम है। जैसे ये पेन है बेटा, इस पेन को अगर मैं यहां से पकड़ूं तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक एटम पेन का यहाँ पे है और एक एटम यहाँ पे है। तो ये वाला एटम एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब है और ये वाला एटम एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है। ठीक है ये वही बॉडी, उसी सेम बॉडी के दो एटम्स मैंने कंसीडर किए। अब सपोज करें ये इस तरह से रोटेट करके इधर आ जाती है, ये स्केल रोटेट करता है और ये स्केल रोटेट करके, आप कह लें कि ये स्केल जो होता है बेटा, ये रोटेट करके इधर आ जाता है बेटा। ये स्केल रोटेट करके इधर आ जाता है, इस तरह से इसने रोटेट किया बेटा। ये स्केल जो है वो यहां से लेकर रोटेट करके यहाँ पे आ गया। जैसे ये पेन है, ये आप समझ ले इस तरह से है, एक बी एटम है एक ए एटम है, ये इस तरह से आ गया। अब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? इसका आप देख सकते हैं कि इस पेन का ये जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा ये थीटा है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है ये 90 डिग्री है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप डिग्री के अंदर भी लिख सकते हैं। एसआई यूनिट रेडियन है, लेकिन आप आम तरह से इसको डिग्री में भी लिख सकते हैं। जैसे लेंथ का एसआई यूनिट जो होता है वो तो मीटर है, लेकिन आप उसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, उसको किलोमीटर में भी लिखते हैं, मिलीमीटर में भी लिखते हैं, माइक्रोमीटर में भी लिखते हैं। तो अगर इस पेन को देखते हैं, जब पेन इधर आ जाएगी तो पेन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो हमारे पास पॉइंट ए होगी बेटा, ये पॉइंट ए इस तरह से घूम के इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, और पॉइंट बी भी इसके साथ घूम के यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि ये पेन अगर इस तरह से रोटेट करेगी तो इसका हर एटम और मॉलिक्यूल इसके साथ रोटेट करेगा। अब अगर आप देखेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी ये होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ये होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बी भी 90 डिग्री है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ए भी 90 डिग्री। ये आप देख सकते हैं बेटा, अगर इस रॉड ने 90 डिग्री रोटेट किया है तो इसका हर एटम या हर मॉलिक्यूल जो होगा वो 90 डिग्री पे रोटेट करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है तो उसका हर एटम या हर मॉलिक्यूल जो होता है, हर एटम या हर मॉलिक्यूल जब रोटेट करता है तो वो उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय करता है जितना बॉडी करती है। इस रॉड के मैंने दो एटम कंसीडर किए। ठीक है, एक एटम ए पॉइंट पे है, दूसरा एटम बी पॉइंट पे है, और ए पॉइंट वाला जो एटम है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज्यादा है, और जो बी पॉइंट वाला एटम है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कम है। तो भले कोई भी एटम या मॉलिक्यूल एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब हो या एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हो, लेकिन जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी का होगा उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसके हर पार्टिकल का होगा। ठीक है, लेकिन अर्क लेंथ में ऐसा नहीं होता। आप देख सकते हैं इसकी अर्क लेंथ एस बी है और इसकी अर्क लेंथ एस ए है। ठीक है, इसकी अर्क लेंथ एस बी है और इसकी अर्क लेंथ कौन सी है बेटा? एस ए है। आप देख सकते हैं कि जो बी है उसकी अर्क लेंथ कम है, जो ए है उसकी अर्क लेंथ क्या है? ज्यादा। मीन्स लीनियर डिस्टेंस जो होता है वो हर पार्टिकल का इक्वल नहीं होता।
जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब होता है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम, सॉरी लीनियर डिस्टेंस कम होता है। जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, जैसे ए एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है तो उसका लीनियर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। अगर कोई और पार्टिकल मैं सी यहाँ पे बना लूंगा तो सी का एंगुलर लीनियर डिस्टेंस अलग होगा। हर पार्टिकल का लीनियर डिस्टेंस अलग होता है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है तो सर्किल में रिवॉल्व करती हुई बॉडी के हर एटम या मॉलिक्यूल, जिसको हम पार्टिकल कहते हैं, हर पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इक्वल होगा, लेकिन हर पार्टिकल का जो लीनियर डिस्टेंस होगा, जिसको आर्क लेंथ कहते हैं, वो डिफरेंट होगा। और ये जो लीनियर डिस्टेंस है ये डिपेंड करता है रेडियस पे। जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर होगा उसका लीनियर डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के जितना करीब होगा उसका लीनियर डिस्टेंस उतना कम होगा, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हर पार्टिकल का सेम होगा। इसलिए रोटेशनल मोशन के अंदर जब कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो उसको दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं, एक लीनियर डिस्टेंस और दूसरा एंगुलर डिस्टेंस। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रोटेशनल मोशन में एज कंपेयर टू द लीनियर डिस्टेंस, इसलिए कि बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हर एटम या मॉलिक्यूल का लीनियर डिस्टेंस अलग अलग होता है, तो हर मॉलिक्यूल का हम कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा फंडामेंटल मानते हैं। एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम ज्यादा फंडामेंटल कंपेयर टू द लीनियर डिस्टेंस। हम कहते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, आप एक और पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी one particle can describe angular displacement of whole body बेटा। किसी भी एक पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पता है तो आप पूरी बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। अगर आपको मैं कहूं कि एक टायर रोटेट कर रहा है और टायर का एक पार्टिकल जो है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 70 डिग्री, आपसे मैं पूछूं कि उस टायर के बाकी पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कहोगे कोई 70 होगा। और उस टायर का अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 70 डिग्री होगा। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बॉडी के हर पार्टिकल का इक्वल होता है, और किसके इक्वल होता है, उस बॉडी के अपने इक्वल होता है। इसलिए रोटेशनल मोशन में लीनियर डिस्टेंस की जगह पे एंगुलर डिस्टेंस को ज्यादा अहमियत दी जाती है, और इसीलिए हम रोटेशनल मोशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, एक पॉइंट कल रह गई थी, ये हमने कर ली। अब चलते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा एंगुलर वेलोसिटी, या इसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसको कहा जाता है, इसको बेटा ग्रीक लेटर होता है ओमेगा। देखिए बेटा, वेलोसिटी से आपको पता है कि वेलोसिटी का मकसद है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी से हमें क्या पता लगता है कि कोई भी बॉडी जो होती है वो जो डिस्प्लेसमेंट तय करती है वो स्लोली करती है या क्विकली करती है। अगर कोई भी बॉडी स्लोली
चलती है, इसका मकसद है वो स्लो स्लो डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है। अगर कोई भी बॉडी फास्ट मूव कर रही है, इसका मकसद है वो जल्दी जल्दी डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है। तो कोई भी बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट तय करती है उसका पता लगता है हमें वेलोसिटी से। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है तो हम कहेंगे कि उसका एंगुलर, उसकी जो है वो तेजी से जो है वो डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट को तय करने का जो रेट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसी तरह से जब कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो वो जो एंगल तय करती है, उस एंगल को तय करने का जो रेट होता है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। अगर कोई बॉडी स्लोली रोटेट कर रही है तो वो स्लोली स्लोली एंगल तय करेगी। अगर कोई बॉडी फास्ट रोटेट कर रही है तो वो बॉडी तेजी से एंगल तय करेगी। तो ये जो एंगल को कवर करने का जो रेट होता है उसको कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, आप इसको इस तरह से कहें, पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं बेटा, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is called angular velocity. Rate of change of angular displacement is called angular velocity बेटा। सपोज करें बेटा, आप इसको इस सेंस में ले सकते हैं। सपोज करें बेटा एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आती है बेटा, और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और ये तय करती है बेटा 10 मिनट के अंदर, ठीक है। और एक बॉडी है बेटा, इस तरह से आती है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और ये एंगल तय करती है थीटा, ठीक है। इसको थीटा 1 कह दे, इसको थीटा 2 कह दे बेटा। थीटा 2 भी 90 डिग्री है, लेकिन ये थीटा 2 का जो टाइम है, ये आप टाइम T2 ले लें, 5 मिनट है, ठीक है। इसका मकसद है एक बॉडी 90 डिग्री तय करती है 10 मिनट के अंदर, और दूसरी बॉडी तय करती है 5 मिनट के अंदर। देखिए दोनों की एंगल तो सेम है, लेकिन दोनों का टाइम डिफरेंट है। इसका मकसद है इसने तेजी से एंगल तय की और इसने तेजी से जो है वो स्लोली की है। तो कोई भी बॉडी जो रोटेट करती है ना, उसके रोटेट करने की जो स्पीड होती है ना, उसको हम कहते हैं कि ये एंगुलर वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, अगर किसी भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, तो हम कहेंगे वो तेजी से मूव कर रही। जैसे फैन की स्पीड अगर आप बढ़ा लेते हो तो वो तेजी से मूव करता है। अगर वो तेजी से मूव करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। अगर वो स्लोली मूव करता है तो इसका मकसद है उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो कम होती है। तो ये जो एंगल को तय करने की रफ्तार होती है उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी बेटा। अब इसको हम इस तरह से फार्मूले के अंदर देखें बेटा। सपोज करें बेटा कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है बेटा, सपोज करें ये इसका जो होता है वो एक्स एक्सिस है बेटा, और इसका जो होता है ये होता है वाई एक्सिस बेटा, ठीक है। अब कोई भी बॉडी, सपोज करें ये बॉडी यहाँ पे, अब जरूरी नहीं इनिशियल ए पॉइंट यहाँ पे हो, सपोज करें बॉडी पोजीशन ए है, तो ये बॉडी का रेडियस है बेटा, और इसकी इनिशियल एंगल है थीटा 1 बेटा। ये सपोज करें ये एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ सम एंगल पे है। अब ये यहां से रोटेट करके यहाँ पे आती है बेटा। जब यहाँ पे आ जाती है बेटा, ये पोजीशन बी पे आ जाती है, तो इसकी ये एंगल बन जाती है बेटा थीटा 2, ठीक है।
और ये आ जाती है एंगल के अंदर तब्दीली, जिसको हम कहेंगे डेल्टा थीटा। इसको हम कहेंगे बेटा डेल्टा थीटा। इसका मकसद है बॉडी जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आई है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डेल्टा थीटा। और ये जो बॉडी की इनिशियल एंगल होती है विद एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं फेज एंगल। इस एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा, फेज एंगल। यार हमारे जगह चाहिए यो ना, हमारे टे डिस्टर्बेंस करेंगे, हमारे का तकलीफ है वजह ले छला वेठा है। केड़ो कम केड़ो करने कार्ड है ने कार्ड दिस पिनी मौलवी ने कार्ड दिस पोया टेई बैठा है कार्ड दिस मिलो कार्ड है, कार्ड दिखा दे, उठे, उठो बते, कार्ड है, बाहर निकलो, जिसके पास है उसे लेके आके मुझे दिखाए। उन्होंने विचा उतारे ने गए, अच्छा तो कानून का मथे है जाओती क्या करे, ऐ नहीं पहले है स्टूडेंट वे। तो देखें, आप कहेंगे बेटा ये जो इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय किया है वो कौन सा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा ये डेल्टा थीटा है। और ये जो शुरुआत में जो एंगल बनती है ना एक्स एक्सिस के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, फेज एंगल। अब इस पार्टिकल की अगर मैं आपको पूछूं कि इसकी फेज एंगल कौन सी है, इसकी फेज एंगल कौन सी है बेटा, बेटा देखें ये एक्स एक्सिस से शुरुआत करता है, इसकी एक्स एक्सिस से जो इनिशियल एंगल है ये कौन सी है बेटा, जीरो है, तो हम कहेंगे इसकी फेज एंगल जीरो है। लेकिन ये एक्स एक्सिस से अपनी जर्नी शुरू नहीं करता, ये कहां से शुरू करता है, ये यहां से शुरू करता है, तो इसकी ये इनिशियल फेज एंगल, ठीक है, इसको हम कहते हैं इनिशियल फेज एंगल। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका जो डेल्टा थीटा होता है, ये डेल्टा थीटा जो होता है बेटा ये होता है थीटा टू माइनस कौन सा होता है, थीटा वन, ये हमारा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी नहीं करे, शुरुआत करे जैसे ये, कि सपोज करें ये हमारे पास कंडीशन आ जाए कि अगर बॉडी वो तरह से यहां से शुरुआत करती है बेटा, इसकी पोजीशन ए ये है और ये यहां से रोटेट करके यहां तक आ जाती है बेटा, और इसकी पोजीशन बी ये होती है बेटा, तो इसकी इनिशियल एंगल कौन सी है बेटा, थीटा वन, फेज एंगल कौन सी है इसकी, 90 डिग्री, और ये इसकी थीटा कौन सी हो जाएगी बेटा, थीटा टू, और ये कितनी है बेटा, 180 डिग्री। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, थीटा वन इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये फेज एंगल, इसको हम कहते हैं फेज एंगल। जबकि थीटा टू कितनी है बेटा, 180 डिग्री है, और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस से स्टार्ट करे। अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस से स्टार्ट करता है हम कहते हैं उसकी फेज एंगल जीरो है। अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के सिवा किसी और जगह से स्टार्ट करता है तो हम कहते हैं उसकी फेज एंगल जीरो नहीं है और कोई फर्क नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रेस्ट से स्टार्ट करूं, आप मुझे ऑब्जर्व करना शुरू करो, तो आप कहोगे कि मेरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन अगर मैं मूव कर रहा हूं, आप मुझे मूव करते हुए ऑब्जर्व कहते हो, आप कहोगे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। सेम बात है कि अगर इनिशियल फेज एंगल जीरो है, मकसद बॉडी स्टार्ट्स जर्नी जो होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इनिशियल फेज एंगल जीरो नहीं है, इसका मकसद है जर्नी स्टार्ट होती है किसी और जगह से। ठीक है, तो ये जो होता है इस तरह से आप कहोगे कि ये फेज एंगल होती है। अब इसके बाद जो होता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा। जब बॉडी यहां होती है उसका टाइम t1 होता है, जब बॉडी यहां पे आती है उसका टाइम t2 हो जाता है। तो आप एंगुलर वेलोसिटी को लिख सकते हैं बेटा थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन t2
माइनस T1, तो एंगुलर वेलोसिटी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, θ1 अपॉन T2 माइनस T1 बेटा। अब इसका जो यूनिट होता है बेटा, इसका जो यूनिट होता है बेटा वो हो जाता है रेडियन पर सेकंड बेटा। इसका ऐसा ही यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड बेटा। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कैन आल्सो expressed in आरपीएम। आरपीएम का मकसद है रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट बेटा। अब अगर आपको ओमेगा दी जाए बेटा, ओमेगा अगर आपको दी जाए 1 आरपीएम, आपको कहा जाए बेटा कि आप इसको जो है वो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो एक बात याद रखें बेटा कि जो ये पॉइंट यहां पे आनी चाहिए बेटा, इन इन वन कंप्लीट इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का मकसद है कंप्लीट रोटेशन, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन या थीटा इज इक्वल टू 6.28 रेडियन या थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा कि जब कोई भी बॉडी कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है, ये फर्क है बेटा। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ सर्किल की प्रॉपर्टीज होती है, जिनको हम कहते हैं यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्किल। आम तरह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी की डेफिनेशन हम क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का वही वेलोसिटी का। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर, लीनियर मोशन के अंदर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हमेशा पैरेलल होते हैं, लेकिन रोटेशनल मोशन में ऐसा नहीं होता। रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम नहीं हो सकता, यूनिक प्रॉपर्टी है। और ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो होगा, डिस्टेंस तो होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ट्रांसलेटरी मोशन में हम कहते हैं ना, बॉडी वापस अपनी जगह पे आ गई तो डिस्टेंस तो होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। लेकिन रोटेशनल मोशन में ऐसा नहीं है। अगर कोई भी बॉडी कंप्लीट सर्किल करती है, अगर कोई भी बॉडी यहां से घूम के वापस आ जाती है, तो इसका लीनियर डिस्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होगा, सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई r, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, जीरो नहीं होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि कंप्लीट सर्किल में बॉडी वापस अपनी जगह पे आ जाती है तो एंगल जीरो नहीं बनती, एंगल कितनी बन जाती है, 360 डिग्री बनती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये भी यूनिक प्रॉपर्टी है कि ट्रांसलेटरी मोशन में अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है तो डिस्टेंस तो होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन रोटेशनल मोशन के अंदर ऐसा नहीं होता, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है तो डिस्टेंस भी होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो होता है इस तरह से या इस सेंस में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इस बुनियाद पे आप कह सकते हैं बेटा कि जो इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा वो कितना हो जाता है, 2 पाई रेडियन बेटा। ठीक है, तो ओमेगा जो होगी इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट बेटा। और एक रिवॉल्यूशन के अंदर कितने होते हैं बेटा, 2 पाई रेडियन पर 60 सेकंड बेटा।
तो ये हो जाएगा बेटा पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड होगा बेटा। इस तरह से आप कह सकते हैं बेटा। अब यहाँ पे ये चीज जो है वो कन्वर्शन के अंदर इस्तेमाल होती है। दूसरी जो कंफ्यूजन ये होती है बेटा कि अगर आपको इस तरह से कहा जाए कि ओमेगा जो होती है वो 2 पाई डिग्री है, या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन है। देखिए जो पाई की वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू 180 भी होती है और पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। अब कहाँ पे 3.14 इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पे 180 इस्तेमाल करेंगे, ये कंफ्यूजन होती है कन्वर्शन के अंदर कि हम कहाँ पे, कहीं पे हम पाई की वैल्यू 180 लिख देते हैं और कहीं पे पाई की वैल्यू 3.14 लिखते हैं। अब ये कहाँ पे लिखी जाएगी? तो बेटा जब जवाब डिग्री में आता है तो 180 लिखा जाता है। यहां पे अगर आप करोगे तो इज इक्वल टू 2 × 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये जो वो डिग्री पर सेकंड कहोगे बेटा, अब इसका यूनिट में लिखना, 1 मिनट में इसको यूनिट की सूरत में लिख पाओ, क्योंकि यूनिट में ओमेगा लिख रहा हूं ना, खाली रेडियन से काम नहीं चलेगा। इसको आप इस तरह से कहोगे बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, डिग्री पर सेकंड बेटा, ठीक है। और ओमेगा जो है बेटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड बेटा, ठीक है। जब बात डिग्री की आती है ना, तो पाई की वैल्यू कौन सी लिखेंगे बेटा? 180 डिग्री, ठीक है, पर सेकंड बेटा। ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 360 डिग्री पर सेकंड बेटा। जब बात डिग्री में की जाती है ना, तो पाई की वैल्यू कौन सी रखोगे? पाई की वैल्यू 180 रखोगे। जब बात की जाती है बेटा रेडियन की, तो ओमेगा इज इक्वल टू 3.14 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा इज इक्वल टू 6.28 रेडियन पर सेकंड होता है। इस तरह से आप करोगे, ठीक है। तो ये होता है बेटा, इसमें फर्क ध्यान में रखिएगा। कभी भी अगर डिग्री के अंदर बात की जा रही हो तो पाई की वैल्यू 180 होती है, और जब बात की जा रही हो बेटा, जब बात की जा रही हो रेडियन की, तो इसकी वैल्यू होती है 3.14। अब देखिए बेटा, इसके बाद होता है बेटा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये तो हुआ बेटा इसका फार्मूला बेटा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी is axial vector and is always parallel to axis of rotation बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, अगर सपोज करें और इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा is determined, is determined by using right hand ग्रिप रूल बेटा। राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड ग्रिप रूल बेटा इस तरह से, ये जो थंब होता है ये डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी दिखाता है बेटा। सपोज करें कोई भी बॉडी है बेटा इस तरह से, ये सेंटर ऑफ एक, ये बेटा रेडियस है, ठीक है। अब अगर कोई भी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो इसका बेटा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा जो पेन से पैरेलल होगा बेटा। ये एक्सिस, पेन एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, और इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन से पैरेलल होगा। ओमेगा इज डायरेक्टेड आउट ऑफ प्लेन बेटा। इसको प्लेन मींस, इसको प्लेन कहते हैं बेटा। और अगर कोई भी बॉडी इस तरह से बेटा क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा?
डायरेक्शन फिर भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पैरेलल होगा, लेकिन किस तरफ होगा? इनवर्ड होगा। ओमेगा इज डायरेक्टेड इनवर्ड बेटा। ठीक है, ये आउटवर्ड होता है और इसका डायरेक्शन कौन सा होगा बेटा? इनवर्ड होगा बेटा। ठीक है, इसके बाद है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी is also called एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है बेटा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब फ्रीक्वेंसी का मकसद क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मकसद है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसका यूनिट कौन सा होता है बेटा? इसका यूनिट होता है हर्ट्ज बेटा। आम तरह से फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड बेटा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड इज कॉल्ड एंगुलर सॉरी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हुए? अगर एक सेकंड में एक रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। एक सेकंड में दो रिवॉल्यूशन हुए, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक, और इसको हम जाहिर करते हैं बेटा सिंपल एफ से। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मकसद क्या होता है बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मकसद होता है नंबर ऑफ रेडियन पर सेकंड। नंबर ऑफ रेडियन पर सेकंड बेटा। ठीक है, नंबर ऑफ रेडियन पर सेकंड। ठीक है बेटा, अब इन दोनों का रिलेशन क्या होता है बेटा? सपोज करें एक बॉडी एक सेकंड में एक रिवॉल्यूशन करती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? 1 सेकंड। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? 1 हर्ट्ज होगी। अगर कोई भी बॉडी एक सेकंड में एक रिवॉल्यूशन करती है, हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 1 हर्ट्ज। लेकिन एक सेकंड के अंदर कितने रेडियन तय किए बेटा? एक सर्किल में कितने रेडियन होते हैं? 6.28 रेडियन होते हैं। क्योंकि एक रेडियन किसके बराबर होता है? 57.3। तो आप कहोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2 रेडियन पर सेकंड। अगर कोई भी बॉडी एक सेकंड में एक रिवॉल्यूशन करती है, मतलब उसने एक सेकंड में कितने रेडियन किए? 6.28। तो हम कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी 6.28 रेडियन पर सेकंड है, जबकि फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? 1 हर्ट्ज। इसका आपस में रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, या ये होता है 2 पाई एफ। ये रिलेशन होता है बिटवीन लीनियर सॉरी फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी के दरमियान होता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अगर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है तो ओमेगा हो जाएगी 2 पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहने का एक और रीजन भी है। देखिए बेटा, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1/टाइम, और इसके डायमेंशन कौन से होते हैं? इसके डायमेंशंस होते हैं बेटा T 1। ठीक है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई बेटा कांस्टेंट डायमेंशन लेस है, इसके भी डायमेंशन T 1 हो गई। क्योंकि 2 पाई, टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते। पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्योंकि रेशियो है, पाई रेशियो है सरकमफेरेंस और रेडियस डायमीटर के दरमियान। तो पाई का भी यूनिट नहीं होता, पाई भी 3.14 होता है। एंगल है 180 डिग्री है, डिग्री का कभी भी डायमेंशन नहीं होता। तो दोनों का देखें डायमेंशन सेम होता है, इसलिए भी हम कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब इसी तरह से अब इसकी आखिरी बात बेटा, इन रोटेटिंग बॉडी एंगुलर वेलोसिटी
angular velocity of each particle is equal to angular velocity of a whole बॉडी बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको रॉड की मिसाल दी बेटा, ये एक रॉड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, इसके अंदर एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है, ठीक है। अगर ये रॉड मूव करके यहाँ पे आ जाती है, पॉइंट ए यहाँ पे आ गई, पॉइंट बी यहाँ पे आ गई बेटा, आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये हुआ है 1 सेकंड में, सपोज करें टाइम है 1 सेकंड, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ए इज इक्वल टू 90/1, एंगुलर वेलोसिटी 90 डिग्री पर सेकंड, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बी भी 90 डिग्री पर सेकंड हो जाएगा। तो जिस तरह से रोटेटिंग बॉडी के हर पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, इसी तरह से हर पार्टिकल जो होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट बेटा एक है, फिर मैं भूल जाऊंगा इसको। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट बेटा। जब हम कहते हैं ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मकसद है ऐसी मोशन जिसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। आप वो वेलोसिटी नहीं कह सकते, टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं कह सकते, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप कहते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है ऐसी मोशन जिसमें एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। टाइप्स को कल कर